नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भाग तृतीय थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर सामाजिक विचारक में हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक क्रिया की। हम दूसरी बार मिल रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे सामाजिक क्रिया पे वेबर के विचारों को स्पष्ट किया कि वेबर को सामाजिक क्रिया की अवधारणा की क्यों आवश्यकता हुई। वेबर ने सामाजिक क्रिया को, किस क्रिया को सामाजिक क्रिया कहा है और किसे सामाजिक क्रिया नहीं कहा है, आदि बिंदुओं पर हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक क्रिया कितने प्रकार की होती है। वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं की चर्चा की है। इस परिप्रेक्ष्य में वेबर ने सामाजिक क्रिया को 4 भागों में बांटा है। वेबर ने 4 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई है। इन पे अब हम क्रमवार चर्चा कर रहे हैं। पहली है तार्किक क्रिया, रेशनल एक्शन। तार्किक क्रिया का संबंध किसी लक्ष्य के साथ होता है। एक पुल का निर्माण करते समय एक इंजीनियर की क्रिया, धन कमाने के लिए प्रयत्नशील व्यापारी की क्रिया तथा युद्ध में सफलता प्राप्त करने के लिए सैनिक के द्वारा की जाने वाली क्रिया इस श्रेणी में आती है। स्पष्ट है कि तार्किक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसका चयन कर्ता द्वारा सचेत योजनाबद्ध रूप से लक्ष्य तथा साधनों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति नया काम धंधा, व्यापार, फैक्ट्री प्रारंभ करना चाहता है तो वो अपने व्यापार करने से पूर्व अपने पास जमा पूंजी, माल की आवक, ग्राहक, मुनाफा आदि का हिसाब लगा लेता है। फिर व्यापार या काम धंधा चालू करता है तो उसकी यह क्रिया तार्किक क्रिया कहलाएगी। ठीक है मित्रों। दूसरी है मूल्यांकनात्मक क्रिया। इस प्रकार की क्रिया के पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए, आपने टाइटैनिक फिल्म देखी होगी, जहां वो टाइटैनिक जहाज डूब जाता है। उसी का मैं आज आपको एक उदाहरण देके इस चीज़ को स्पष्ट करूंगा कि उस जहाज के डूबने के लगभग आधा पौने घंटे पहले उसके चालक को, उसके कप्तान को पता था कि जहाज बर्फ के हिमखंड से टकरा गया है और इसमें भारी टूट फूट हुई है और इसका बचना संभव नहीं है। वो चाहता तो वहाँ जितने भी सेफ्टी के मेजरमेंट्स थे उनको लेकर के, बोट को लेकर के कूद के भाग सकता था, लेकिन भागता नहीं है कप्तान। क्यों? क्योंकि उसको ये मूल्य सिखाया जाता है, गूंठी में पिलाया जाता है कि डूबते जहाज के साथ कप्तान को डूबना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका ये मूल्य है कि वो जहाज में बैठे अंतिम व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करे, उसके उपरांत वो अपने विषय में सोचे। ये मूल्यों से प्रभावित होकर के जो क्रियाएं की जाती है तो उसे कहते हैं मूल्यांकनात्मक क्रिया। घर पे भी देखते हैं आप, माताजी को, पिताजी को, बड़े भाई को, भाभी को, परिवार के अन्य सदस्यों को, ये मूल्य हैं हमारे, मूल्य हैं हमारे, जिनसे कि हम प्रभावित होकर के, जैसे पिताजी डांट देते हैं, भैया डांट देते हैं, तो हम, आप बड़े भैया को भी देखते हैं, पापा डांटते हैं तो वो उनकी बात को सुनते हैं, क्योंकि हमने ये मूल्य संस्कार सीखे हैं। यानी जो क्रिया उनके सुधार के लिए तो डांट रहे हैं, वो उसमें कोई गलत काम किया होगा, इसी के लिए तो वो टोक रहे होंगे। यानी ये मूल्यों से प्रभावित होकर के क्रिया की जाती है। एक डूबते हुए जहाज के साथ कप्तान का समुद्र में डूब जाना मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। कप्तान ये भली भांति जानता है कि जहाज छोड़कर अलग नहीं होने से उसे सदा के लिए जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, परंतु फिर भी वह जहाज छोड़ने के बजाय मर जाना
ज़्यादा अच्छा समझता है, क्योंकि जहाज छोड़ के चले जाना किसी भी रूप में सम्मानजनक कार्य नहीं माना जाता। इसी मूल्य से प्रभावित होकर कप्तान यह क्रिया करता है। यहाँ कर्ता सभी खतरों को स्वीकार करते हुए तार्किक ढंग से क्रिया करता है, यद्यपि वह जानता है कि उसके ऐसा करने से कोई बाह्य परिणाम नहीं निकलेगा। वह ऐसा केवल इसलिए करता है कि सम्मान या प्रतिष्ठा के अपने स्वयं के आदर्शों के प्रति वफादार रहना चाहता है। इस प्रकार स्पष्ट है, जो क्रियाएं नैतिक, धार्मिक, कलात्मक, आदर्शात्मक आधार पर की जाती है तथा जिनके पीछे तर्क का होना आवश्यक नहीं है, मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाती है। तीसरी है भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया, अफेक्टिव एक्शन। इस प्रकार की क्रिया का संबंध व्यक्ति के संवेग, उद्वेग या इमोशंस या भावनाओं से होता है। यानी जो क्रिया प्रेम, दया, घृणा, सहानुभूति तथा क्रोध आदि के वशीभूत होकर की जाने वाली क्रियाएं भावनात्मक क्रियाएं कहलाती है। कभी कभी मनुष्य शक्तिशाली संवेग के वशीभूत होकर अतार्किक रूप से ऐसा व्यवहार या क्रिया कर बैठता है, उसे बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है। जैसे किसी के गाली देने पर क्रोधवश उसकी हत्या कर देना संवेगात्मक क्रिया का उदाहरण है। चौथी और अंतिम बताई है वेबर ने परंपरात्मक या परंपरागत क्रिया, ट्रेडिशनल एक्शन, पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा व्यवहार प्रतिमान। वे क्रियाएं जिनका संबंध प्रथाओं, परंपराओं या प्राचीन काल से चले आ रहे व्यवहार या विश्वासों से होता है, परंपरागत क्रिया कहलाती है। इस प्रकार की क्रियाएं इसलिए की जाती है कि भूतकाल में लोग ऐसा करते रहे हैं। प्रथाओं या परंपराओं के अनुरूप व्यवहार करना या उनका अनुसरण करना परंपरागत क्रिया है। ऐसा करने के लिए कर्ता को किसी लक्ष्य या मूल्य को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है और न ही उसे इसके लिए संवेगों का सहारा लेना पड़ता है। वह तो किसी प्रथा, परंपरा या विश्वास के वशीभूत होकर वही व्यवहार या क्रिया करता है जैसा उसके पूर्वज करते आए हैं। जैसे हमारे यहाँ विवाह, श्राद्ध या सुबह आप देखते हैं अपने माता जी को, दादी जी को, गाय को या अन्य पशु पक्षियों को वो दाना देते हैं, रोटी देते हैं। ये क्या क्रिया है? परंपरागत क्रिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मम्मी करती है क्योंकि मम्मी ने दादी से सीखा है, दादी इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपनी सास से सीखा है, अपने पीहर में अपनी माँ को देखा होगा। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा व्यवहार प्रतिमान है, जिसके पीछे ना तर्क है ना संवेग है। ये तो चला आ रहा प्रतिमान है, जिसको व्यक्ति परंपरागत रूप से कर रहा है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक क्रिया को समझने की विधियां। वेबर का मत है कि मानव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। उसने मानवीय क्रियाओं की प्रकृति को दो भागों में बांटा है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो स्पष्ट होती है, जिन्हें समझने के लिए मस्तिष्क पर जोर नहीं देना पड़ता, तो दूसरी ओर कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनका बाह्य व्यवहार स्पष्ट नहीं होता। इन क्रियाओं के उद्देश्य प्रयोजन मालूम करना कठिन होता है। जब तक मानवीय क्रियाओं के अर्थ, उद्देश्य एवं प्रयोजन को न समझ लिया जाए, तब तक उनकी सामाजिक स्थिति को समझना भी मुश्किल है। यही कारण है कि वेबर ने सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए कुछ विधियों का उल्लेख किया है। वेबर ने मूलतः सामाजिक क्रिया को समझने की दो विधि बताई है। पहली है बौद्धिक विधि और दूसरी है भावात्मक विधि। बौद्धिक विधि को स्पष्ट करते हुए वेबर कहते हैं कि ऐसी सामाजिक क्रियाएं जिन्हें समझने के लिए बुद्धि का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए उन्हें बौद्धिक विधि कहते हैं। वेबर ने बौद्धिक विधियों को दो भागों में बांटा है। पहली है तार्किक विधि, लॉजिकल मेथड,
सामाजिक क्रिया को समझने की प्रथम विधि बौद्धिक विधि है, जो तर्क पर आधारित होती है, अर्थात कई मानवीय क्रियाएं तर्क और विवेक तथा कार्य कारण पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गणित का अध्ययन करके इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसकी ये क्रिया तार्किक है। लेकिन इसके उलट अगर वो किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले तो ये तर्क से परे। नंबर 2, विधि बताई, बौद्धिक विधि के 2 भाग बताए ना। पहली तो हो गई तार्किक, दूसरी है गणितीय विधि। गणितीय विधियां वो विधियां हैं जिन्हें गणित के आधार पर ही समझा जा सकता है। जैसे 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। अब इसको हम केवल गणित के आधार पर ही समझते हैं, गणितीय विधि के आधार पर समझ सकते हैं। अन्य विधियों से इसको समझना मुश्किल है कि 2 और 2 का जोड़ 4 है। इसको समझाने के लिए तो हमें मैथमेटिक्स का ही सहारा लेना होगा। और दूसरी विधि जो उसने बताई, एक तो बौद्धिक बताई और दूसरी विधि बताई उसने भावात्मक विधि। मानव एक भावना प्रधान प्राणी है। वह सदैव ही अपनी क्रियाओं का संचालन तर्क एवं बुद्धि के आधार पर ही नहीं करता, वरन कई क्रियाएं तो भावना प्रधान होती है जिन्हें समझने के लिए भावनाओं का ही सहारा लेना होता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति डाकू या अपराधी बनकर आपराधिक कार्यों में संलग्न हो जाता है। उसकी इस क्रिया को समझने के लिए हमें तार्किक विधि के स्थान पर भावात्मक विधि का सहारा लेना होगा और हमें उन भावनाओं का पता लगाना होगा जिनकी वजह से वह डाकू या अपराधी बना। वेबर ने इन भावनात्मक विधियों को भी 2 भागों में बांटा है। पहली प्रत्यक्ष अवलोकन विधि और दूसरी है व्याख्यात्मक विधि। प्रत्यक्ष अवलोकन विधि को स्पष्ट करते हुए वेबर बोल रहा है, भावात्मक आधार पर सामाजिक क्रिया को समझने के लिए एक विधि प्रत्यक्ष अवलोकन विधि है। कई क्रियाओं को हम अवलोकन के माध्यम से सरलता से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, खिलाड़ियों द्वारा मैच में प्राप्त की गई विजय को हम उसके द्वारा मैच खेलने के लिए पूर्व में की गई तैयारी को देख के अनुमान लगा सकते हैं। और इस भावात्मक विधि का ही दूसरा प्रकार है व्याख्यात्मक विधि। वेबर का मत है कि कई क्रियाओं का मात्र अवलोकन से ही नहीं समझा जा सकता, उन्हें समझने के लिए व्याख्या भी करनी होती है। व्यक्ति कोई भी क्रिया क्यों करता है, किसी विशिष्ट प्रकार की क्रिया के पीछे क्या उद्देश्य हैं, इन प्रश्नों की व्याख्या संभव है। उदाहरण के लिए, एक छात्र द्वारा कठोर परिश्रम करने पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहता है, उच्च पद एवं अच्छे जीवन साथी को प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार व्याख्यात्मक विधि में क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या विश्लेषण करके उन्हें समझने का प्रयास किया जाता है। वेबर के अनुसार प्रत्येक सामाजिक क्रिया का कोई न कोई अर्थ उद्देश्य अवश्य होता है जो दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित होता है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन इस रूप में करता है कि ये क्रियाएं दूसरों की क्रियाओं से किस प्रकार प्रभावित होती है। यही समाजशास्त्र प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न है। प्राकृतिक विज्ञानों में घटनाओं का तार्किक विश्लेषण कार्य कारण के आधार पर किया जाता है, किंतु उनका उद्देश्य और अर्थ क्या है यह नहीं देखा जाता। प्राकृतिक विज्ञानों में अर्थहीन और जीवन रहित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार अपने आप गठित होती है, जबकि समाजशास्त्र में घटनाओं की अर्थपूर्ण व्याख्या की जाती है, उनके उद्देश्यों पर भी विचार किया जाता है। वेबर की मान्यता है कि घटनाओं के अर्थ को समझे बिना उनकी कार्य कारण के आधार पर व्याख्या अपूर्ण ही रहेगी। वेबर समाजशास्त्र में व्यक्ति और उनकी सामाजिक क्रिया के अध्ययन को सर्वाधिक महत्व देते हैं और यही समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से भिन्न हो पाता है। वेबर समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए वेबर ने समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन
होना चाहिए पे जोर दिया। ये आपको कई बार पूछा जाता है, ख़ास तौर से प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपके एग्ज़ाम में भी जब शॉर्ट नोट क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पूछा जाता है कि समाजशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में हम क्या का अध्ययन करते हैं। इसी पे एक बहुत अच्छी पुस्तक भी है जो भी परीक्षा में पूछी जाती है, व्हाट इज सोशलॉजी, एलेक एंकिल्स की है। इसका पूछा जाता है कि व्हाट इज सोशलॉजी के ऑथर, लेखक कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए एलेक एंकिल्स। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि सोशलॉजी अपने आप को क्या तक सीमित रखता है, क्या होना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम उसकी चर्चा नहीं करते। हम अपने आप को किस पे केंद्रित रखते हैं, क्या तक। वेबर ने मानवीय संबंधों के ऐतिहासिक उद्विकास, सामाजिक जीवन से संबंधित मौलिक घटनाओं की कारण सहित व्याख्या, विभिन्न सांस्कृतिक कारकों की वैज्ञानिक व्याख्या और सामान्य नियमों की खोज करने को भी समाजशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किया। इस प्रकार वेबर समाजशास्त्र में सामाजिक क्रियाओं के अर्थपूर्ण बोध, इन क्रियाओं के कारणों, परिणामों एवं उनके सामान्य नियमों को ज्ञात करने पे विशेष महत्व, विशेष जोर देते हैं। इसी के साथ मित्रों हमारा ये वेबर का सामाजिक क्रिया का सिद्धांत समाप्त हुआ। अगले वीडियो में मैं आपसे वेबर के अन्य जो दो महत्वपूर्ण विचार रह गए, एक तो रहा नौकरशाही और दूसरा रहा धर्म और पूंजीवाद पे जो संबंधों की बात की है वेबर ने, उनकी चर्चा करूँगा। पुनः आपसे यही मेरा सलाह मशवरा आग्रह है कि आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्नचित्त रहें और सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइन की अनुपालना करें। ये मित्रों आपके भविष्य को संजोने का वक्त है, अपने आप को शारीरिक मानसिक रूप से संतुलित रखने का वक्त है। आप घर पे रह के जो आपको महाविद्यालय के द्वारा जो वीडियोस प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनको आप लोग देखें, नोट्स बनाएं। अभी से आपको पूरी तरह से लगना है, जुड़ना है और आपकी कोई जिज्ञासा समस्या है उससे पूछें। यानी कहने का तात्पर्य है इन वीडियोस को आप शेयर करें, लाइक करें, आपके कमेंट्स दें, तभी इनकी सार्थकता होगी, तभी हमारे ये प्रयास हैं वो फलीभूत होंगे। और कर भी रहे हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है। हम लोग सब चाहते हैं कि आप उसकी मात्रा को बढ़ाएं, यानी अपने मित्रों तक ये बात पहुंचाएं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें वीडियोस को पूरा सुनना है, देखना है, समझना है और कोई जिज्ञासा है, समस्या है तो उस पर हमें चर्चा करनी है। पुनः आपके मंगलमय भविष्य, सुखद भविष्य की कामनाओं के साथ आप सभी को सुप्रभात।